right. Senior. Okay then. Okay children, then we are going to start with okay. Students, today we are going to discuss about a new concept that is about combination of cells. Yes Gautam, you want to say something? Speak up. नो मैम, वो गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया। Okay. Okay, listen children. Students, today we are going to discuss about a new concept, that is a concept of EMF and the terminal potential difference, and we'll also discuss about cell combinations. Two types of combinations of cells we are going to discuss today, right? Students, आज के सेशन में अभी मैं numerical questions नहीं लूंगी because it will otherwise become a very long session, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं हमारे पास। हालांकि इन द असाइनमेंट आई गिव यू सम जनरल रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है दैट आई विल टेक सेपरेटली टुमारो, राइट? क्योंकि इसके साथ रिलेटेड काफी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन टुडे सेशन आई विल नॉट टच दैट पार्ट, दैट आई विल टेक सेपरेटली। ओके, सो लेट अस जस्ट बिगिन विद इट। Okay. So students, first concept that we have, that is electromotive force, that is also known as EMF. Students देखिए, जो EMF है उसका सबसे पहले जो फिजिकली मीनिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है। फ्रॉम नेम इट इज अपेयरिंग मे बी इट इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, बट इट हैज एक्चुअली नथिंग टू डू विद द टर्म फोर्स, राइट? फोर्स के साथ एज सच उसका कोई लेना देना नहीं है। Electromotive force is actually the maximum voltage a source of voltage can supply. जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक ड्राई सेल है, आप बोलते हो कि उसकी वोल्टेज जो है 1.5 है, तो वो 1.5 वैल्यू जो है वो उसकी EMF है, राइट? सिमिलरली मान लो कि आपके पास एक 12 वोल्ट बैटरी है या 9 वोल्ट बैटरी है, आप बोलते हो कि ये 9 वोल्ट वाली बैटरी है, तो वो जो वोल्टेज आप बोल रहे हो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF। ओके, तो एक और टर्म उसके आगे मैंने लिखी हुई थी, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो अ रिलेटेड टर्म। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है इस वैल्यू से, वो क्या डिफरेंस है दैट वी विल डिस्कस इन द ड्यू कोर्स। अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ वोल्टेज होता है, उसके ऊपर चाहे वो सोर्स जो है वो डीसी सोर्स है चाहे वो एसी सोर्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी जो सोर्स है उस सोर्स की जो मेंशन्ड वोल्टेज है उसकी कितनी मैक्सिमम वोल्टेज हो सकती है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? सो ये चीज हमें पता लग गई कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं। सो लेट अस सी डेफिनेशन इसकी क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली हमें पता है जो वोल्टेज हम किसी सेल की बैटरी की बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की ही वैल्यू होती है। अब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये कॉन्सेप्ट का मतलब मैं आप लोगों को समझाने लगी हूँ। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। देखिए स्टूडेंट्स, मान लो कि मेरे पास एक सेल है, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम जा रहे हैं, तो उस सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। लेट मी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक सेल, से डेनियल सेल की बात कर लें, तो डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कॉपर का है एक जिंक का है, और बीच में सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, हालांकि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है। हियर आई एम जस्ट ओमिटिंग दैट डिटेल। तो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इसका एक टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज से जो पोटेंशियल आता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, वो हायर पोटेंशियल होता है। और जो नेगेटिव चार्ज है जिसपे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, that will acquire negative charge, that means low potential। तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इस सेल को अगर मैं एक वायर के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या होता है, उस वायर का एक एंड जो है वो एक हायर पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। बेटे अपने माइक्स ऑफ रखिए आप लोग।
after I finish one topic, one part of that, then I'll ask you to raise your questions if you have any. तब तक के लिए बेटे आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखिए. किसी का माइक ऑन है देखिए प्लीज, उससे बेटे डिस्टरबेंस होती है, सो मेक इट श्योर योर माइक इज म्यूट. ओके, सो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब हमने वायर के अक्रॉस लगाया तो वायर का एक एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पे हो गया, दूसरा एंड जो था वो लोअर पोटेंशियल पे हो गया. तो उसकी वजह से बेटे क्या होगा कि जहां पे हायर पोटेंशियल है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है, उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने स्टार्ट करेंगे, और जिस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है वहां से वो रिपेल होंगे. तो इस तरह से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव क्या फोर्स क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है. मान लो कि ये जो बैटरी है ये सपोज दिस इज ऑफ 5 वोल्ट, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होगा? इट कैन बी समथिंग लाइक कि पॉजिटिव का मतलब 5 है और नेगेटिव का मतलब से 0 वोल्ट है. तो 0 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट का. तो 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? When no current is drawn from the cell, अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? When no current is drawn, क्या इस चीज का ये मतलब है कि अगर कोई करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा? आर दे ट्राइंग टू इंडिकेट दिस पर्टिकुलर थिंग? तो उसके लिए आप लोग एक सिंपल सा सर्किट अज्यूम कीजिए. ये मान लो कि सर्किट में कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे ये एक सेल लगा है, और सेल का ये कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब स्टूडेंट्स, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से नहीं लगा हुआ, इस सेल का ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, जब इसमें से भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन होंगे. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो सेल है ये खुद भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट को फ्लो करने के लिए. मान लो कि इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है, सपोज दैट करंट इज आई. तो जब इस स्मॉल रेजिस्टेंस, जो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ वोल्टेज जनरेट होगी. लेट मी कॉल दैट एज स्मॉल वी. मान लो जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की, जो सेल की ईएमएफ है, लेट मी सपोज दैट ईएमएफ इज कैपिटल ई, और ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है से दैट इज कैपिटल वी, और यहाँ पे जो आ रही है दैट इज स्मॉल वी. ठीक है, तो जो टोटल ईएमएफ थी सेल के पास जितना मैक्सिमम पोटेंशियल का डिफरेंस था, उसमें से कुछ हिस्सा जो था वो क्या हो गया, इसके अपने रेजिस्टेंस में से करंट को फ्लो कराने के लिए यूज हो गया. नाउ लेट मी गिव यू सर्टेन वैल्यूज टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट. मान लो कि सेल की वोल्टेज थी मैक्सिमम 5 वोल्ट. जब इसमें से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे तो इसके जो दोनों टर्मिनल्स थे उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो था वो 5 वोल्ट था. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो 5 वोल्ट अवेलेबल था उसमें से कुछ हिस्सा सिर्फ इसी काम के लिए यूज हो गया कि इसके अपने जो इलेक्ट्रोड्स हैं सेल के, उसमें से करंट को फ्लो कराया जा सके. सम पार्ट हैज बीन यूज्ड फॉर दैट. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू लिटिल सेपरेटली. अब इसमें से करंट ने फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर ट्रेवल करते हैं, आयंस यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, तो उनको भी कुछ वोल्टेज की जरूरत है. वो कितनी वोल्टेज लग गई? मान लो कि उसमें से 1 वोल्ट जो था वो सिर्फ इसी काम के लिए यूज हो गया कि जो ये सेल है इसके अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल कर सकें, राइट? 5 वोल्ट टोटल था मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से 1 वोल्ट जो है ये इसी सेल के अंदर ही रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हो गया. तो बाकी का बाहर के सर्किट के लिए जो अवेलेबल रह गया वो रह गया 4. यानी कि यहाँ पे जो 5 वोल्ट था उसमें से 1 वोल्ट जो था वो यहाँ डेवलप हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और बाकी का जो 4 वोल्ट था वो डेवलप हुआ बाहर के सर्किट में. तो जो 5 वोल्ट का सेल है या 5 वोल्ट की जो बैटरी है वो सर्किट को 5 वोल्ट प्रोवाइड नहीं करती है, उसमें से एक हिस्सा उसी के अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में भी यूज होता है. तो एज अ रिजल्ट जो सर्किट में अवेलेबल वोल्टेज होती है वो उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है, और उस वोल्टेज को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. और अगर सेल में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल है, सर्किट में हमने लगाया नहीं हुआ है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसके अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं किया जा रहा है, उस टाइम में जो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज ईएमएफ.
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक पता लगा सबको? ओके अब यहाँ तक जिस बच्चे को नहीं पता लगा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की वजह से उसकी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करती है, जिसको अभी तक ये चीज नहीं पता लगी है, दे कैन स्पीक अप। Okay, so I have not heard. Yes, somebody wants to say something. You all have understood this point? Okay, don't let me move on then. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमें ये पता लग गया कि जब हम सेल को सर्किट में लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वहां पे उस सेल की जो वोल्टेज है वो सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज नहीं होती है, वो साथ साथ में यूज होती है इवन जो उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए। तो जितना हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हो गया वो बाहर के सर्किट में अवेलेबल नहीं होता है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज जब बाहर के सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। वो कब होगी? जब सेल में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर सेल में से करंट ड्रॉ हो रहा है तो एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो ईएमएफ से थोड़ी सी कम होती है। कितनी कम होगी वो डिपेंड करेगा कि वो सेल कौन सा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है एंड सो ऑन, राइट। इन फैक्टर्स के ऊपर वो वैल्यू डिपेंड करेगी। Now let us see what is the comparison between EMF and terminal potential difference. Students, ये question as such आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा. Nobody is going to ask you about compare or write the differences. ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि इससे इसी बेसिस पे आगे फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे, जहां पे वो आपको ये बोल देंगे कि एक सेल को आपने सर्किट में कनेक्ट किया था और एक हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर साथ में लगाया और उसकी ये रीडिंग थी। तो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर कहने का पर्पस क्या है वो आपको इन पॉइंट से समझ आएगी बात, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट क्विकली। तो पहला पॉइंट है ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज व्हेन द सर्किट इज ओपन, नो करंट इज ड्रॉन, एट दैट टाइम जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन द सेल इज इन द क्लोज सर्किट। सेकेंड, ईएमएफ की वैल्यू जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। स्टूडेंट्स, जो ईएमएफ की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि सेल कौन सा है। आप लोगों ने बेटे केमिस्ट्री में अगर सेल्स, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को वहां पे कुछ एक उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ ऐसी चीजें बता के कुछ बताया होगा आपको कि जो लेक्लेंची सेल होगा उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसकी कुछ वैल्यू आपको बताएंगे, लाइक 1.1 वोल्ट होगी। डेनियल सेल है, नहीं सॉरी, लेक्लेंची की 1.4 होगी, डेनियल सेल की 1.1 होगी, लाइक दैट। तो जैसे ही आप ये चूज कर लेते हो कि आपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कौन सा यूज किया, आपने इलेक्ट्रोड कौन से यूज किए हैं, तो वैसे ही ईएमएफ जो है वो फिक्स हो जाती है। जैसे ड्राई सेल कोई सा भी हो, चाहे वो ए है, चाहे ट्रिपल ए है, या कोई भी है, उसकी थिकनेस से फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज इट इज अ ड्राई सेल, इट इज अ लेक्लेंची फॉर्म ऑफ अ सेल, तो वहां पे उसकी वोल्टेज जो है वो रफली 1.5 वोल्ट ही रहेगी। जैसे ही आपने ये फिक्स कर दिया कि वो ये वाला सेल है, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है कि सर्किट में आपने रेजिस्टेंस कौन सा लगा रखा है, कितना लगा रखा है, दैट इज इमटेरियल व्हेन वी टॉक अबाउट ईएमएफ, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके केस में वो रेजिस्टेंस के ऊपर की ये वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, बिकॉज वी नो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो R यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है, एंड दैट इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंट, एंड अकॉर्डिंगली दैट विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो सर्किट के कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि ईएमएफ सिर्फ सोलली सेल के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से सेल की हम बात कर रहे हैं, राइट। Come to third point, the term EMF is used only for the source of EMF. जब भी मैं बोलती हूँ EMF of 4 वोल्ट, तो ये बट नेचुरल है, I'm referring to some source of voltage। वहां पे मैं डेफिनेटली
किसी सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली किसी सोर्स ऑफ वोल्टेज की बात कर रही हूँ, किसी सेल की, किसी बैटरी की मैं बात कर रही हूँ, जब भी मैं कह रही हूँ कि ईएमएफ 4 वोल्ट है। ठीक है, हम जनरली ऐसा नहीं कहते हैं कि सर्किट में पॉइंट्स ए और बी के बीच की ईएमएफ 4 वोल्ट है। वी विल नेवर से दिस वे, वी विल से अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, राइट। तो किसी सोर्स को रेफर करेंगे, जबकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या अकेला पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट के कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में उनकी पोटेंशियल डिफरेंस या उनकी वोल्टेज की बात करता है। नेक्स्ट, इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की कि वो जो बैटरी थी उसके पास मैक्सिमम 5 वोल्ट था, उसमें से 1 वोल्ट उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज हुआ, तो बाकी का 4 वोल्ट जो था वो सर्किट में अवेलेबल है एक्सटर्नल सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए। तो ये 5 वोल्ट जो है ये सेल की ईएमएफ है, और ये जो 4 वोल्ट है ये क्या है, ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्लियरली हमें नजर आता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये स्मॉलर होती है ईएमएफ से। ईएमएफ की वैल्यू लार्ज होगी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल होगा। लेकिन नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये चीज जो है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको वाइवा में भी पूछी जाती है ये क्वेश्चन। Is it possible for a cell to have its terminal potential difference larger than its EMF? ये तो हमें क्लियरली पता है कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है। क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है जहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो और जो EMF है वो कम हो? तो यस, देयर इज वन सच पॉसिबिलिटी। वो ये चीज आपने याद रखनी है, व्हेन सेल हैज बीन पुट ऑन चार्जिंग, जब आप सेल को चार्जिंग पे लगा देते हो। चार्जिंग पे कैसे लगाया आपने? स्टूडेंट्स, आई कुड सी सम स्टूडेंट्स आर लीविंग। चलो, आई विल जस्ट चेक देम आउट लेटर ऑन। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एक सेल को चार्जिंग पे लगाते हो तो चार्जिंग पे लगाने के लिए क्या होता है कि आप एक हायर वोल्टेज का सेल लेते हो, उसके पॉजिटिव को इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल हैज बीन पुट ऑन चार्जिंग। तो जब आप चार्जिंग पे लगा लेते हो तो ये सेल की अपनी वोल्टेज यूज नहीं होती है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। रादर ये जो बाहर से हमने सोर्स लगाया है, जो चार्जिंग वाला सेल हमने लगाया है, अब उसकी वोल्टेज यूज होती है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो ये जो सेल है इसके पास अपनी वोल्टेज जो है वो तो है ही है, साथ में इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वोल्टेज ये बड़े वाले सेल ने, बड़ी वोल्टेज वाले सेल ने दी है, वो भी साथ में ऐड हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, एज ए रिजल्ट जो इसकी अपनी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है ईएमएफ से। लेकिन होता कब है, व्हेन द सेल हैज बीन पुट ऑन चार्जिंग। अब चार्जिंग पे है ये जरूरी नहीं क्वेश्चन में लिख के दिया हो, कई बार इनडायरेक्टली आपको बताया होता है। ऐसा कब होता है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट कि ऐसा किन सिचुएशंस में होता है कि जब आपको देख के पता लग जाता है कि जो सेल है दैट हैज बीन पुट ऑन चार्जिंग। ठीक है बेटे, आप लोगों का क्या इशू है भाई? हाँ जी गौतम बेटे, बाकी सबको आवाज सुन रही है ना? मैम बीच में कट हो रही है। बीच बीच में कट हो रही है बेटे, वहां पे द रीजन कुड बी इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो सकता है। चलो नेवर माइंड, अभी तक के लिए सही आ रही है मैम। सही कौन बोल रहा है ये? मैम ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश, ओके। बेटे आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि अभी तक जितना मैंने आपको बता दिया ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उस वहां तक कोई डाउट है किसी को? यू कैन आस्क, अदरवाइज आई मूव ऑन फर्दर। मैम हाँ जी बताओ। मैम जो अभी हमने कंपैरिजन किया इसमें लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। ओके बेटे, देखो क्या होता है कि जब आप सेल को चार्जिंग पे लगा देते हो, पहले तो आप देखो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों था ईएमएफ से। वो इसलिए कम था क्योंकि सेल की अपनी वोल्टेज का कुछ हिस्सा उस सेल के अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज होता है। लेकिन अगर
वो सेल को मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, तो जब चार्जिंग पे आपने लगा दिया तो वो सेल की अपनी वोल्टेज यूज नहीं हो रही है करंट को कंडक्ट करने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए। तब जो बाहर से बैटरी आपने लगाई है हायर वोल्टेज वाली, वो करंट को फ्लो करा रही है। तो पहली चीज ये तो क्लियर हो गई हमें कि अब अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए सेल को खुद से कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है, ये चीज तो हमें पता लग गई। नंबर 2, उसकी अपनी ईएमएफ जितनी थी वो तो थी साथ में, अब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसके अंदर है उसमें से करंट फ्लो करा रहा है बाहर वाला सेल। तो अगर मान लो सर्किट में करंट आई है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर है, तो इतनी वोल्टेज ये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है जो बाहर वाला सोर्स है वो, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया कि मान लो कि इस सेल की अपनी ईएमएफ थी 5 वोल्ट और साथ में इतनी वैल्यू जो है वो इसे ही एक्सटर्नल वाले सेल से भी मिल गई। तो एज ए रिजल्ट अब इसके टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी ईएमएफ प्लस ये आई इंटू आर वाली टर्म। तो इसका मतलब है कि जब सेल चार्जिंग पे होता है तो उस टाइम पे उसकी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से एक्सीड कर जाती है। When the cell is in use, उस टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी, जितनी ईएमएफ है माइनस उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो वोल्टेज यूज हुई, वो चीज क्या है, वो टर्मिनल वोल्टेज है। लेकिन जब सेल चार्जिंग पे है तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस आई आर हो जाएगा, क्योंकि अभी बाहर से एक सोर्स है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बेटे, अब लग गया पता आपको? हाँ जी बेटे, किसने डाउट रेज किया था पहले? हाँ जी, who was there? बोलो बेटे, समझ आ गई बात? Should I move on further now? Yes, ma'am. Okay, all right. Okay, let's move on then. नेक्स्ट है बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। So it is the opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of electric current through it, and that is known as the internal resistance. देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का मतलब हमने समझा था, रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस वाज the opposition offered to the flow of electrons। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसके लिए जो ऑपोजिशन थी उसको हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस कहा था। अब जब सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स हैं, उनमें से भी करंट फ्लो करना है, तो सेल खुद से भी कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट के फ्लो को, और उस ऑपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसकी वैल्यू जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये भी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, एज वेल एज ये क्वेश्चन आपको वाइवा वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इन जनरल रेजिस्टेंस जो वायर का था वो क्या था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जितना लंबा लेंथ थी, जितनी लेंथ ज्यादा थी वायर की, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता था, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम था उतना रेजिस्टेंस ज्यादा था, और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती थी वायर के केस में। अब सेल के केस में क्या होता है, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, मोर इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट हैज टू फ्लो, एंड कंसीक्वेंटली हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी की तरह से, जैसे वायर में लेंथ अगर ज्यादा होगी तो कोलिजन्स के चांस ज्यादा होंगे और उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऑन द सेम ग्राउंड्स, अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की सेपरेशन ज्यादा है, एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ज्यादा दूर दूर हैं, तो उतना ज्यादा डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करना पड़ेगा इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, उतने कोलिजन ज्यादा होंगे और क्लियरली उतना ही रेजिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा होगा वहां पे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, देन नाउ कम टू द सेकंड वन। Greater the conductivity of the electrolyte, lesser is the internal resistance of the cell। जितनी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा है, स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर क्या है, उसमें उसके जो आयंस हैं उनका साइज क्या है, उनके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर, ये सारे फैक्टर्स जो उसके इंटरनल मैटर्स हैं। जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना इजीली वहां से जो इलेक्ट्रॉन है ट्रेवल कर पाएंगे, और उतने कोलिजन्स कम होंगे। तो इसका मतलब है कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया है हमने, दैट विल आल्सो डिसाइड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट।
Okay, now come to next. The internal resistance of the cell is inversely proportional to the common area of the electrode dipped inside the electrolytic solution. तो हमें पता है इनवर्सली एरिया के ऊपर डिपेंड करता था वायर के केस में भी, और यहाँ पे भी जो एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया जो है वो डिप है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर, उस चीज के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है. देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड कौन से हैं, एक कॉपर एक जिंक है, कि दोनों जिंक के हैं या किसी और चीज के हैं, तो कौन सा मटेरियल यूज किया है वो भी डिसाइड करता है इस चीज को. तो 4 फैक्टर हमें मेनली नजर आए. तो फर्स्ट इज द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेकंड इज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. कंडक्टिविटी बेसिकली मींस द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. देन इज area of the electrodes dipped inside the electrolytic solution, and the last is नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. तो 2 चीजें जो हैं वो नेचर की हैं, इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की नेचर क्या है, और 2 चीजें जो हैं दोज आर अबाउट द फिजिकल डायमेंशंस की लेंथ कितनी है पाथ की जिसमें से इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करना है, और सेकंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, राइट. तो ये फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, राइट. ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन नाउ. स्टूडेंट्स ये हम एक सर्किट सपोज करने लगे हैं. जनरली स्टूडेंट्स इस तरह से करके आपको ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस. एक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस की, देखेंगे ये भी ध्यान से. मान लो सर्किट में इस तरह से कुछ आपको लगा रखा है सर्किट, और यहाँ पे ये नीचे हवा में ऐसे करके थोड़ा सा ये आपको रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, ठीक है. एक तो है कि आपको सीरीज में दिखाएंगे, दूसरा है ऐसे नीचे हवा में थोड़ा सा ऐसे करके रेजिस्टेंस वहां पे कुछ वैल्यू लिख देंगे. तो दोनों का ही मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है. और इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स आपने ये चीज याद रखनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का, उसको हमेशा आप सर्किट के रेजिस्टेंस के सीरीज में मानते हो. इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इन सीरीज विद द सेल. हमेशा उसे सेल के सीरीज में आपने मानना है जितना भी रेजिस्टेंस दिया है. तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो कितना होगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R. तो ये जो है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस काउंट होगा. ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो हमेशा सीरीज में ही काउंट होंगे, राइट.